उस समय क्या हुआ, मुझे एक बुखार का अटैक आया। उस अटैक के बाद क्या हुआ कि कुछ ऐसा सिस्टम बना कि दोनों टांगें जो थी वो पोलियो से ग्रस्त हो गई। शुरू में ये सोचा गया कि शायद ये टेम्परेरी है, ठीक हो जाएगा। बहुत से जगह पर इलाज वगैरह भी करवाया गया माता पिता के द्वारा। काफ़ी जगह पर घूमा गया इलाज करवाने के लिए, लेकिन कोई इलाज बना नहीं। तो लेकिन उसके बावजूद फिर मेरे पेरेंट्स ने मुझे स्कूल भेजना शुरू किया। मैंने अपनी छोटी सिस्टर के साथ स्कूल जाना शुरू किया। तो बोर्ड की क्लास में मैंने टॉप किया स्कूल में। तो 11वीं और 12वीं क्लास मेरे जीवन की एक तरह से मोड़ बिंदु थी। निर्णायक मोड़ लिया 11वीं और 12वीं क्लास। मैं ये मानता हूँ कि सफलता जो है ना, उसका कभी भी कोई शॉर्टकट नहीं होता। नहीं होता सर। ठीक है, टाइम मांगती है वो टाइम मांगती है। उसके लिए आप मेहनत करते जाइए और परमात्मा पे छोड़ दीजिए। कर्मण्येवाधिकार से माँ फलेषु कदाचन। दोस्तों, जिस वक्त लगे कि जीवन हाथ से निकल रहा है, उस वक्त एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि आपसे बहुत बुरे हालातों में भी कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपसे बहुत बेहतर कर दिया है। संघर्षों के पार सफलता की ऐसी ही मिसाल है श्री राम गोपाल जी, जिन्होंने आज ये साबित कर दिया कि कमियां नहीं, यदि व्यक्तित्व को सुधारा जाए तो सफलता निश्चित सामने ही है। एक उच्च कोटि के अंग्रेजी के प्रवक्ता है, जानते हैं उन्हीं की जुबानी आज उन्हीं की एक प्रेरणादायक कहानी। तो सर बताइए हमारे दर्शकों को कि कैसे आपने इस स्थिति के बावजूद आज एक इस मुकाम को प्राप्त कर लिया है जो शायद एक आम आदमी के लिए अनसुलझा हो सकता है। धन्यवाद गोविंद जी, आपने मुझे समय दिया। मेरी ज़िंदगी का संघर्ष शुरू हो गया था जब मेरी उम्र लगभग 3-4 साल की थी। उस समय क्या हुआ, मुझे एक बुखार का अटैक आया। उस अटैक के बाद क्या हुआ कि कुछ ऐसा सिस्टम बना कि दोनों टांगें जो थी वो पोलियो से ग्रस्त हो गई। शुरू में ये सोचा गया कि शायद ये टेम्परेरी है, ठीक हो जाएगा। बहुत से जगह पर इलाज वगैरह भी करवाया गया माता पिता के द्वारा। काफ़ी जगह पर घूमा गया इलाज करवाने के लिए, लेकिन कोई इलाज बना नहीं। फिर उसके बाद स्थितियाँ इस तरह की पैदा हुई कि ये महसूस किया गया कि इस तरह से तो ज़िंदगी कैसे कटेगी। अभी तो ज़िंदगी की शुरुआत हुई है, लगभग 3-4 साल ही उम्र थी। तो धीरे धीरे जैसे पढ़ाई की भी उम्र आ गई, 4-5 साल की एज आ गई कि जैसे अब इसको पढ़ाना है। तो मेरे माता पिता ने क्या किया कि पढ़ाने के लिए उन्होंने जैसे इस इलाज के चक्कर में समय कुछ निकल गया, उम्र कुछ थोड़ी सी ज़्यादा भी हो गई। तो क्या किया उन्होंने, पास के स्कूल जो प्राइमरी स्कूल था, उस समय हम गांव कंवलगढ़ में रहते थे। तो वहाँ के जो अध्यापक थे मास्टर कश्मीरी लाल जी और मैडम गंगा जी, तो उनके हमारे परिवार के साथ बड़े अच्छे संबंध थे। तो वो घर में आया करते थे। उन्होंने प्रेरित किया घर वालों को कि आप बच्चे को स्कूल भेजिए, क्योंकि ऐसे बैठे बैठे तो इसकी ज़िंदगी सारी ख़राब हो जाएगी, इसलिए इसको एजुकेशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो थोड़ी उम्र ज़्यादा हो गई थी, लगभग 1-1.5 साल मतलब ज़्यादा एक्स्ट्रा हो गया था। तो लेकिन उसके बावजूद फिर मेरे पेरेंट्स ने मुझे स्कूल भेजना शुरू किया। मैंने अपनी छोटी सिस्टर के साथ स्कूल जाना शुरू किया एक तरह से। तो क्या हुआ कि जैसे मैं स्कूल जाता था, वहाँ जो टीचर थे वो भी, ये 2 ही टीचर उस समय स्कूल में हुआ करते थे प्राइमरी स्कूल में कमलगढ़ में। तो वो भी मेरा बहुत ध्यान रखते थे। धीरे धीरे करके चीज़ें थोड़ी सी क्लियर होने लगी और मतलब टीचर को ये लगने लगा कि ये बच्चा जो है वो ज़िंदगी में कुछ कर सकता है। जब मैं तीसरी कक्षा में पहुंचा तो उस समय क्या हुआ, मास्टर कश्मीरी लाल जी को ये लगा कि इस बच्चे की जो उम्र थोड़ी ज़्यादा हो गई थी उसको पूरा किया जा सकता है। कैसे पूरा किया जा सकता है, ये इंटेलिजेंट है लड़का, और अगर सरकार से परमिशन ली जाए
तो इसकी 1 साल में 2 क्लासेस करवा दी जाएँ। तो उसके लिए क्योंकि प्राइवेट स्कूल में तो हो जाता था, ऐसे ही हो जाता था मुखिया की स्वीकृति से। लेकिन सरकारी स्कूल में बच्चे को की क्लास अपग्रेड करने के लिए परमिशंस लेनी पड़ती थी कुछ। हाँ जी। तो उन्होंने बड़े प्रयास किए मेरे लिए और परमिशंस लेके उन्होंने मुझे 1 क्लास आगे अपग्रेड कर दिया 1 ही साल में। उसके लिए बाकायदा परीक्षा हुई और परीक्षा को पास करने के बाद जो नेक्स्ट आपका ईयर साल में गया था वो पूरा वो हो बच गया। गया। हाँ जी। वो उन्होंने पूरा कर दिया। मतलब जैसे मैंने बताया था कि मैं अपनी छोटी सिस्टर के साथ स्कूल जाने लगा था, अब मैं उस अपनी बहन से आगे हो गया था, एक क्लास सिस्टर से 1 क्लास आगे हो गया था। तो उसके बाद क्या हुआ, 5वीं क्लास में जब पहुंचा, 5वीं उस समय बोर्ड की क्लास हुआ करती थी। तो बोर्ड की क्लास में मैंने टॉप किया स्कूल में। तो बड़ा अच्छा लगा, मास्टर जी को भी गर्व था कि ये लड़का जबकि इसमें कुछ ये चलने फिरने में असमर्थ है, लेकिन पेरेंट्स बहुत ज़्यादा मेरे को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन पढ़ाई में बड़ा शाइनिंग है, ये अच्छा कर सकता है। तो क्या हुआ कि क्लास में मैं टॉप आया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा और एक तरह से गांव के सामने एक मिसाल था कि ऐसे बड़े सारे लड़के थे जो चल फिर सकते थे, बढ़िया थे, लेकिन ये लड़का उन सभी को पछाड़ कर पछाड़ दिया। आगे निकल गया था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए, मेरी पढ़ाई के लिए गांव छोड़ दिया और हम रतिया आके रहने लगे। तो रतिया में मैंने गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रतिया, हाँ, वहाँ पर मैंने एडमिशन लिया। लेकिन जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो क्या हुआ, मुझे एक शौक सा लगा। शौक कैसे लगा, क्योंकि ऐसे देखा जाता था, वैसे तो मैंने अपनी पिछली क्लास में टॉप किया था, लेकिन जब मैं 6ठी क्लास में पहुँचा तो मुझे ये लगा तो हम कि मैं तो सबसे पीछे हूँ। कारण क्या है, उस समय जो बच्चे थे वहाँ पे वो प्राइवेट स्कूलों से पढ़े हुए बच्चे आए हुए थे। जो आप सरकारी से। प्राइवेट स्कूलों से बच्चे पढ़े हुए आए हुए थे, उनकी तो पहली क्लास में ही इंग्लिश शुरू हो जाती थी। शुरू हो जाती है हमारी इंग्लिश शुरू हो रही थी 6ठी क्लास में। छठी से। उस समय सिस्टम था कि हाँ। 6ठी क्लास में इंग्लिश शुरू होती थी, हमारी इंग्लिश शुरू हो रही थी 6ठी क्लास में। तो हमें ये लगता था कि हम इनका मुकाबला कैसे कर पाएंगे। आपको तो कहीं ना कहीं वो डर था उस वक्त कि भाई अब हम कैसे करेंगे, इनको हाँ, कम्पीट कैसे करेंगे। कैसे करेंगे। तो फिर क्या था, मन में एक बात को सोचा, एक संकल्प लिया कि कोई बात नहीं, ये आज हमसे आगे हैं, हम अपनी मेहनत से इनसे आगे निकलेंगे। सही बात है। तो वही हुआ, कोशिश हमने बहुत की और एक टाइम ऐसा आ गया जब टीचर को ये लगने लगा कि ये बच्चे जो है ना, ये बच्चा ये इनसे ज़्यादा अच्छा है, आगे निकल सकता है। आगे निकल सकता है। तो धीरे धीरे करके सहयोग मिला सभी का, सभी टीचर का ध्यान बढ़ गया। टीचर्स का ध्यान, देखिए जरूरी होता है कि टीचर का 2 बच्चों पे ज़्यादा ध्यान रहता है। एक वो जो क्लास में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, दूसरा वो जो सबसे ज़्यादा नालायक होता है। सही। ठीक है ना, उसको ध्यान में रखना पड़ता है कि ये कहीं कोई शरारत ना कर दे, क्लास डिस्टर्ब ना हो। ठीक है ना, तो इसलिए इंटेलिजेंट जो बच्चे होते हैं वो एक विशेष स्थान टीचर के उसमें बनाते हैं। तो वहाँ पर जब मैं 6ठी क्लास में पहुँचा तो उस समय हमारे जो अध्यापक थे श्री जितेंद्र पाल जी, जो कि अभी प्रिंसिपल रिटायर हुए हैं, और विजय सिंह चौहान जी ये अध्यापक थे, और जगदीश चंद्र मोंगा जी ये अध्यापक वहाँ पे थे। उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया, अपनी ओर से मेहनत की, हमने भी अपनी ओर से मेहनत की। लेकिन अपने अंदर एक कमी सी महसूस होती थी कि मैं उतनी जितनी मैं मेहनत करता हूँ उतना मुझे फल नहीं मिल पा रहा है, उतना मेरा नाम नहीं हो पा रहा है। ठीक है ना, उतनी जितनी मैं कोशिश कर रहा हूँ उतना हो नहीं पा रहा है। तो करते कराते 10वीं परीक्षा मैंने फर्स्ट डिवीज़न से पास की। उसके बाद जब 11वीं क्लास में पहुँचा तो 11वीं और 12वीं क्लास मेरे जीवन की एक तरह से मोड़ बिंदु थी, निर्णायक मोड़ लिया 11वीं और 12वीं क्लास में। कैसे हुआ, उस समय मुझे मिले इंग्लिश के श्री अजीत सिंह जी चुग, जो कि इंग्लिश के प्रवक्ता थे, और मेरे जीवन को मोड़ देने वाला शख्स जो मुझे मिला वो थे आदरणीय श्री शीशपाल जी जांगड़ा, जो कि उस समय पॉलिटिकल साइंस के प्रवक्ता थे। तो उन्होंने जब जैसे मैं स्कूल में गया तो हमें लगा कि ये जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा सख्त बंदे हैं, उनका अनुशासन जो था वो बड़ा, लोग मानते थे उनके अनुशासन को, ऐसे था कि पत्ता नहीं फड़कता उनके बिना स्कूल में, पूरी सख्ती मतलब वो दिखाते थे। लेकिन जैसे धीरे धीरे करके क्या हुआ कि उनसे बड़ा मेल जोल हो गया, और मेल जोल इस तरह से हो गया कि उनको भी पढ़ने वाले बच्चे, टीचर सारे ऐसे होते हैं,
सब देखने में कई टीचर सख्त होते हैं, लेकिन वास्तव में उनको पढ़ने वाले बच्चे पसंद होते हाँ हैं, जी। सभी को ही पसंद होते हैं। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेरे को थोड़ा-सा जाना-पहचाना और ये उनको लगा कि ये लड़का अच्छा है, कुछ कर सकता है। तो एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारा सब्जेक्ट कौन-सा है अच्छा? तो मैंने उनको कहा कि मेरा सब्जेक्ट तो सारे ही अच्छे हैं, ठीक-ठीक हूँ मैं सभी में, ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप की इंग्लिश कैसी है? मैंने कहा सर इंग्लिश मेरी इतनी अच्छी नहीं है, ठीक-ठीक है, ज़्यादा बढ़िया नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसे है आप ना छुट्टी के बाद बैठ जाया करो, मैं आपको इंग्लिश सिखाऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है सर, छुट्टी के बाद बैठ जाएँगे। तो हम 2 लोग थे, एक तो मैं था, एक मेरे साथ रोहताश खन्ना जी हैं, वो भी अच्छी जगह पे सेटल हैं। तो वो थे, वो हम बैठ जाया करते थे वहाँ छुट्टी के बाद। जब भी उनको टाइम मिलता था ऑफ़िस से, वो आते ही हमें पढ़ाया करते थे और उन्होंने हम मुझे सबसे पहले टेंस सिखाए। और जब मैंने उनसे टेंस सीखे तो मैं बड़ा हैरान हुआ, भई टेंस ऐसे होते हैं? उन्होंने मुझे वॉइस करवाए, नरेशन करवाए, 3-4 टॉपिक ऐसे उन्होंने करवाए। फिर उसके बाद उन्होंने कहा, उसके बाद इतने टाइम में ये हो गया कि प्लस 2 की क्लास पूरी होने के नज़दीक आ गई कि अब तो पेपर हैं, अब तो जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जो मैंने तेरे को सिखा दिया ना, बस बहुत है तेरे लिए, सफिशिएंट है। सफिशिएंट है, चिंता मत कर, यही तेरे को बहुत आगे लेके जाएगी। मैंने कहा ठीक है गुरुजी, अगर आपने कह दिया तो ठीक है, मैं भी अपनी तरफ से जी तोड़ मेहनत करूँगा। प्लस 2 क्लास मैंने की यहाँ, सब डिवीज़न टॉप किया। रतिया में जो मेधावी विद्यार्थियों का बोर्ड होता है, उस पे भी मेरा नाम, मंडल में। हाँ, उपमंडल में, उस समय उपमंडल था, तो उस पे भी नाम लिखा हुआ है। अब भी बॉयज़ स्कूल में अच्छा जी। बोर्ड पड़ा है वो, जिस पे नाम लिखा हुआ है। तो अच्छा अच्छा लगा कहीं कि ना कहीं स्कूल ना टॉप। आप फिर उन बाकी स्टूडेंट से अलग चले, उनसे अलग, एक्स्ट्रा चले। बिल्कुल, इसलिए बिल्कुल, बिल्कुल। उसमें सर उसके कारण क्या था, हम क्या करते थे, हमारी एक सोच होती थी कि हमने अपने आप को दिखाना है, दिखाएँगे कैसे? उसके लिए हम क्या करते थे, जो लेसन टीचर ने पढ़ाना होता था ना, वो हम पहले ही पढ़ लेते थे, सही बात है। ठीक है ना? वही बात है, तैयारी तो हर बंदा कर रहा है हाँ, और सक्सेस आज के टाइम में वही है जो उनसे अलग कर रहा है। उनसे अलग कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो हम क्या करते थे, हम पहले पढ़ लेते थे। पहले पढ़ोगे तो नेचुरली जब टीचर पढ़ाएगा तो आपको सब कुछ आता सही। होगा। सब कुछ आता होगा तो आप टीचर की नज़र में आओगे, ठीक है ना? तो इस तरह से टीचर की कृपा दृष्टि ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा। एक बच्चे के लिए टीचर जो है, उसके लिए बहुत कुछ कर सकता है, उसकी ज़िंदगी को मोड़ सकता है। मैं उसका साक्षात उदाहरण बैठा हूँ, ठीक है ना? मेरी ज़िंदगी को जो परिवर्तन करने का काम मेरे अध्यापक आदरणीय श्री शीशपाल जी जांगड़ा, आज भी मैं उनका बहुत ज़्यादा ऋणी हूँ, आज वो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन उनकी जो उनकी प्रेरणा थी, वो आज भी मेरे साथ है, आज भी मैं Inspiration। उनको याद करता हूँ। बहुत वो बढ़िया। मेरे जो है वो इंस्पिरेशन है मेरे लिए बहुत ज़्यादा। 2 लोगों का मेरी ज़िंदगी में विशेषकर योगदान रहा। एक तो पुशअप करने में प्राइमरी क्लासेस में मास्टर कश्मीरी लाल जी, और दूसरा शीशपाल जी जांगड़ा। इन लोगों ने मेरी एक तरह से ज़िंदगी बनाने में हेल्प की। उसके बाद क्या हुआ, प्लस 2 हो गई, अच्छे नंबर आ गए। फिर ये था कि कॉलेज जाना है, लेकिन कॉलेज जा नहीं सकते, आने जाने की बड़ी समस्या दिक्कत हो थी, जाती है। दिक्कत थी। फतेहाबाद था कॉलेज, यहाँ तो कॉलेज होता नहीं था उस समय, तो एमएम कॉलेज था पहले। बाकी साथी तो कॉलेज चले गए, लेकिन मैंने फिर अपनी शिक्षा जो थी वो डिस्टेंस से ही पूरी की। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से डिस्टेंस एजुकेशन से ही अपनी बीए की कंप्लीट फर्स्ट डिवीज़न में हुई। उसके बाद फिर बीएड की, बीएड जो थी वो मैंने हिसार सीआर कॉलेज ऑफ एजुकेशन हिसार से की, और एमए इंग्लिश की। एमए इंग्लिश भी मैंने डिस्टेंस एजुकेशन से ही किया। तो एमए इंग्लिश जब किया, तो जब हम एमए में जाते हैं ना, एमए की पढ़ाई बीए की पढ़ाई से कुछ अलग होती है, कुछ टफ होती है। हाँ जी, इसमें विशेषकर मेरे जैसे विद्यार्थी level up के लिए लेवल बहुत अप होता है। विशेषकर मेरे जैसे विद्यार्थी के लिए जिन्होंने घर में ही शिक्षा ग्रहण की हो, और उस समय कोई जैसे आजकल तो क्या है कि यूट्यूब है, इंटरनेट आज है, तो बहुत आज sources हैं। बहुत से सोर्सेस हैं, आप ऑनलाइन कोर्स ले सकते हो, हाँ जी। बैठे बैठे कुछ भी कर सकते हो, घर बैठे बैठे। मतलब आपको अगर कोचिंग भी लेनी है तो कोचिंग लेने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे मिल आपके जाएगी। घर बैठे बैठे आपको, रिसर्च कर सकते हो हाँ, बैठे-बैठे आप। बैठे बैठे आपकी ऑनलाइन क्लास ले सकते हो। लेकिन उस समय ऐसी चीज़ें नहीं नहीं थी। थी। तो क्या हुआ कि मेहनत की, कोशिश करने के बाद, कोशिश करने से क्या हुआ, जो डिज़ायर थी कि कम से कम 50% नंबर तो चाहिए,
ठीक है ना, लेक्चरर लगने के लिए, तो वो हासिल हो गए, ठीक है ना। बड़ी खुशी हुई, घर वालों को भी बहुत खुशी हुई कि लड़के ने एमए इंग्लिश कर ली, अब ये नौकरी लग जाएगा। हाँ जी। लेकिन अभी मंजिल बहुत दूर थी। दूर थे। देखिए, कोचिंग देना तो मैंने लगभग +2 करने के बाद ही शुरू कर दिया था। +2 करने के बाद ही आदरणीय श्री शिषपाल जी की प्रेरणा से मैंने कोचिंग देना शुरू कोचिंग कर दे दिया। रही थी। ये भी एक संयोग था। मतलब साथ-साथ लेके चल रहे थे आप उसको? साथ-साथ मैं अपनी पढ़ाई भी कर रहा था, साथ-साथ मैं कोचिंग भी दे रहा था। अच्छा। और ये भी एक संयोग था। संयोग कैसे था कि मेरे साथ पढ़ने वाले कुछ लड़के थे, जिनकी उस समय रिज़ल्ट बड़ा ख़राब आया था +2 का, जिनकी कंपार्टमेंट आ गई। तो उन्होंने मुझे कहा कि हम आपके पास आ जाया करें, शाम को पढ़ लिया करेंगे। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप आ जाओ। 4-5 लड़के थे, वो आ जाते थे पढ़ने के लिए शाम को। और शाम को मतलब धीरे-धीरे उनको लगा कि तुम अच्छा पढ़ाते हो। उसने कहा कि तुम ना ऐसे करो, पढ़ाना ही शुरू कर दो, कोचिंग ही देना शुरू कर दो। उनको कहीं न कहीं आप में एक टीचर वाली वो दिखी हाँ, है, एक लगा कि ये अच्छा टीचर हो सकता पढ़ा है। सकते हैं। तो वो बच्चे सारे पास हो गए और उसके बाद फिर मैंने अगले साल मैंने कोचिंग देना शुरू शुरू किया। शुरू में मेरे पास आए कुछ 3-4 बच्चे, पहले साल 3-4 बच्चे आए पढ़ने के लिए। उसके बाद तो ऐसा सिस्टम बना कि बच्चे जो थे वो हर साल बढ़ते गए। उसके लिए मैंने अपने मन में एक बात सोची। क्या सोचा कि इसी तरह से अगर पढ़ाते रहेंगे तो बच्चे 2, 4, 5, 7 आएँगे ट्यूशन। क्योंकि मैं तो खुद ही पढ़ रहा था, मेरे पास कौन आएगा पढ़ने के लिए, ठीक है ना? तो इसलिए मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि कि मैं एकदम लोगों को दिख जाऊँ, सही बात है। सामने आऊँ लोगों खुल के, के सामने आओ। खुल के सामने आऊँ। तो उसके लिए क्या किया, उसके लिए जो मैंने बच्चे मेरे पास आते थे, उन बच्चों को इस तरह से पढ़ाना शुरू किया, इतनी मेहनत करवानी शुरू की कि वो बच्चे जो थे, जिस स्कूल में थे, कुछ गर्ल्स स्कूल की लड़कियाँ थीं, कुछ बॉयज़ स्कूल की थी। जो गर्ल्स स्कूल वाले थे वो गर्ल्स स्कूल में टॉप कर गए, जो बॉयज़ स्कूल वाले थे बॉयज़ स्कूल में टॉप कर गए, ठीक है ना? तो वो बच्चे टॉप आ गए। तो जब टॉप आए तो लोगों को ये लगा कि ये वाक़ई कोई ना कोई बात। किससे पढ़ के आए हैं। तो नेचुरली कुछ नाम पूछेंगे हुआ सर। कि इस तरह से इससे पढ़े हैं और ये बच्चे टॉप कर गए। अगले साल इतने बच्चे आ गए कि मेरे पास बिठाने के लिए जगह नहीं होती थी। एक और बात बताऊँ, कभी भी जो बच्चे थे, मेरा जो मानना है, मैंने तो काफ़ी साल तक ट्यूशन पढ़ाया, प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाया, लेकिन उस सालों के दौरान कभी भी मैंने बच्चों को कोई सुविधाएँ नहीं दी, जैसे आजकल बच्चे सुविधाएँ ढूँढते हैं, ठीक कोई है ना? नोट्स कोई उस समय क्या था, जैसे मैं बीए कर रहा था, तो साथ में हम जिस कमरे जहाँ पे हम किराए पे रहते थे, वहाँ पे सामने एक कमरा था। वो कमरा भी कच्चा सा कमरा था और साथ में एक उपले होते हैं ना, उपले। उपले पड़े होते थे साथ में, ठीक है ना? उसको हम थोड़ा ढक वगैरह देते थे कि ये दिखे ना, और वहाँ पे ही दरी वगैरह बिछा के और पढ़ने लग जाते थे, ठीक है ना? बच्चों ने हमेशा पढ़ाई की क्वालिटी को देखा, सही बात। ये नहीं देखा कि नीचे दरी होती थी, कभी हम फैसिलिटी टाट वगैरह बिछा देते थे, ऐसे ही बैठ जाते थे बच्चे सारे पढ़ने के लिए। तो सारे लोग, और ये भी देखा कि वो जो बच्चे उस समय पढ़ा करते थे, वो बच्चे अ, आज बड़ी अच्छी पोस्ट पे हैं। उनमें कोई लगन टीचर पढ़ने है, की। कोई सीए है, बड़े सारे सीए है उनमें, हाँ जी। ठीक है ना? और अच्छी पोस्ट पे, कोई बैंक में लगा हुआ है, बड़ी अच्छी पोस्ट पे। उन्होंने सोचा ही नहीं, उन्होंने तो ये सोचा कि हमने पढ़ने के लिए जाना है। वही बात है। धीरे-धीरे करते-करते मतलब जो ये पढ़ाना जो था, एक तरह से इंग्लिश में एक नाम हो गया एरिया में कि इंग्लिश का टीचर वो बढ़िया है, ठीक है ना? तो उसके लिए जो ब्रांड बन स्ट्रैटेजी, गए आप एक। हाँ, एक स्ट्रैटेजी जो अपनाई गई थी, वो यही अपनाई गई थी कि कुछ ऐसा कर दो कि एकदम से लोग आपके पास आने लगे, सही है। ठीक है ना? और उसका मैं ये मानता हूँ कि सफलता जो है ना, उसका कभी भी कोई शॉर्टकट नहीं होता, नहीं होता सर। ठीक है ना? टाइम माँगती है वो। वो टाइम मांगती है। उसके लिए आप मेहनत करते जाइए और परमात्मा पे छोड़ दीजिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान कृष्ण को मैं अपना आराध्य देव मानता हूँ, और उन्होंने जो कहा है ना कि आप कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, क्योंकि फल तो आपके हाथ में है ही नहीं। सही तो है। कर्म हम करते रहे, फल भगवान कृष्ण हमें देते रहे। धीरे धीरे करते ट्यूशन में नाम हो गया। फिर धीरे धीरे सरस्वती गर्ल्स कॉलेज, उस समय एक लड़कियों के लिए कॉलेज खुला था, तो वहाँ से ऑफ़र आया कि वहाँ इंग्लिश का अध्यापक नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है जी, हम पढ़ाएंगे अगर आप चाहते हो तो। कुछ
कई साल तक वहाँ पढ़ाया। और उसके बाद जैसे भगवान की कृष्ण की कृपा हुई तो क्या हुआ कि गवर्नमेंट जॉब मिल गई। बहुत बढ़िया सर। और जैसे ही गवर्नमेंट जॉब मिली 2014 में मैं गवर्नमेंट जॉब में आया था, लेक्चरर लगा था। मन में सोचा था कि अ, अगर जॉब लेनी है तो लेक्चरर की लेनी है। आपका ड्रीम पूरा हो गया। ड्रीम पूरा हो गया। और मैंने कभी ये, कई लोग मुझे कहते थे कि तुम जेबीटी कर लो, तो मैं कहता था नहीं, मैंने कभी छोटे बच्चों को पढ़ाया नहीं, मैं उन बच्चों के साथ जस्टिस नहीं कर पाऊंगा, हाँ जी। ठीक है ना, इसलिए मैंने जेबीटी ही नहीं की। अगर कोशिश करता तो जेबीटी भी हो जाती और जेबीटी टीचर लग जाता, ठीक है ना। लेकिन मैंने सोचा नहीं, अगर लेनी है, फिर बीच में मेरे पास अवसर आया गेस्ट टीचर लगने का। मैंने सोचा ना, इससे अच्छा मैं प्राइवेट कोचिंग कर रहा हूँ, मैं गेस्ट टीचर अगर लगूंगा तो परमानेंट लगूंगा। एक मन में सोच रखा था, सोच ठान रखा था आपने। ठान रखा था कि लेक्चरर लगेंगे। और 2014 में भगवान की कृपा हुई, लेक्चरर मैंने गवर्नमेंट हाई स्कूल लाली ज्वाइन किया। जैसे ही लेक्चरर ज्वाइन किया तुरंत इधर से मैंने प्राइवेट कोचिंग वगैरह सब बंद कर दिया, क्योंकि अब ये कोशिश थी मेरी कि अब उन गरीब बच्चों के लिए काम करना है, जो गरीब बच्चे सरकारी स्कूलों में आते हैं, जो बड़ी बड़ी फीसें नहीं दे सकते, जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके उन पास लोगों के लिए काम करना है, इन सभी चीज़ों का अभाव है जिनके पास अभाव है इन चीज़ों का। तो कोशिश अगर की जाए तो देखिए धीरे धीरे करते करते यहाँ तक पहुँचे हैं। परमात्मा की कृपा से जॉब भी अच्छी मिल गई, ठीक है ना। और अपनी मेहनत कर रही हैं। आज कोशिश ये हो रही है कि जितने भी गरीब बच्चे हैं उनको एक्स्ट्रा क्लास में पढ़ाया जाए। और जो भी ऐसे बच्चे हैं जो सरकारी स्कूल में कुछ उम्मीदें लेके आ रहे हैं, लोगों को लगे कि सरकारी स्कूल अब वैसे नहीं रहे, वहाँ पे पढ़ाने वाले टीचर भी हैं, क्वालिटी बढ़ गई है। क्वालिटी इम्प्रूव होनी चाहिए। अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए कि हम जो कर सकते हैं वो हम जरूर करें, और वो कर भी रहे हैं। सही बात है, बहुत बढ़िया जी। सर। जिस वक्त आपकी मान लो गवर्नमेंट जॉब लगी, उस वक्त आपके घर में और आपके पड़ोस में मतलब कैसी प्रतिक्रिया रही? एक्चुअली क्या है कि गवर्नमेंट जॉब की प्रतीक्षा काफ़ी लंबे समय से सभी को थी, घर वालों को भी थी कि इसको गवर्नमेंट जॉब लग जाए। क्या था कि मैंने इससे पहले कई इंटरव्यू दिए थे और बहुत से रिटन टेस्ट भी दिए थे। लगभग सभी रिटन टेस्ट मैंने क्लियर भी किए थे, लेकिन मेन समस्या क्या होती थी, इंटरव्यू में रह जाता था। एक बार क्या हुआ, एक वैकेंसी निकली, उस वैकेंसी में पीएच कोटे का कोई पोस्ट नहीं थी। मैंने रिटन टेस्ट दिया, उस रिटन टेस्ट में जनरल कैटेगरी में ही क्लियर कर दिया। तो जब मैं इंटरव्यू देने के लिए गया चंडीगढ़, तो जाते ही उसने मुझे पूछा कि पीएच कोटे की कोई पोस्ट है क्या। मैं कहा नहीं सर, पीएच कोटे की नहीं है, लेकिन मैंने एज ए जनरल कैंडिडेट अप्लाई किया है और जनरल कैंडिडेट ही मैंने क्लियर किया है। तो वो कहता ठीक है। उसके बाद उसने मुझसे एक आधा सवाल पूछा, ज़्यादा कुछ पूछा नहीं। मतलब उसने उसी समय मन में बिठा लिया था कि इनको जॉब नहीं देनी। कारण क्या है कि पीएच कोटे की तो कोई पोस्ट है नहीं, जनरल वाली पोस्ट इनको क्यों दें, ठीक है ना। ऐसा मे भी उसने मन में सोचा होगा, उसमें सिलेक्शन नहीं हुई, ठीक है ना। जितने भी टेस्ट, जैसे एचटेट हुआ, सबसे पहले जो स्टेट हुआ करता था, एचटेट से पहले स्टेट हुआ करता था, वो टेस्ट मैंने उसको क्लियर कर दिया था। 6 एचटेट मैंने क्लियर कर दिए थे स्टेट को मिला के, 5 स्टेट और 6 एचटेट। इस दौरान मैंने जैसे एमए इंग्लिश किया, एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किया, बीएड किया, डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन वो किया, डिप्लोमा इन उर्दू किया, ठीक है ना। मतलब पढ़ाई के प्रति लगाव ऐसा था कि जैसे जैसे हम पढ़ाते गए, साथ साथ पढ़ते भी गए। ये सोचा, आपने उस चीज़ को साथ में रखा, हमेशा साथ में रखा। अब भी साथ में अब भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ ना कुछ नया सीखा जाए, कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए, कुछ ना कुछ नया पढ़ा जाए जिसका लाभ हमारे बच्चों को हो, विद्यार्थियों को हो। घर वाले बहुत खुश हुए क्योंकि हमारे परिवार में और कोई जॉब नहीं थी इससे पहले गवर्नमेंट, इससे पहले कोई भी जॉब नहीं थी, अब भी नहीं है। तो जैसे ही मतलब जॉब लगा, तो जैसे सारे घर वाले मेरे पेरेंट्स तो हैं ही, साथ में चाचे ताए जो भी परिवार के सदस्य थे, उन सभी की तरफ से बहुत बधाई संदेश आए और बहुत सभी खुशी का माहौल था,
ठीक है ना, बड़े सबसे ज़्यादा मेरे गुरुजी खुश हुए, ठीक है ना, कि तुम नौकरी लग गए। वो कश्मीरी लाल मास्टर जी मुझे ज्वाइन करवाने के लिए भी गए, वो इस समय वो भी इस दुनिया में नहीं है। तो वो भी मतलब बड़ी खुशी का माहौल था कि इनको इनकी जॉब लगी, बहुत अच्छा हो गया। सारे मोहल्ले वाले भी बहुत खुश थे कि मतलब अच्छा हो गया। और आज आपके सहकर्मी आपका सहयोग मतलब किस भावना से कर रहे हैं? मतलब एक सहयोगी भावना से कर रहे हैं या मतलब कैसे? क्या था कि जब मैं काम करता हूँ तो मेरा काम करने का एक सिस्टम है। सिस्टम ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस तरह से काम करूँ कि मेरे को किसी की हेल्प की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि लोग मेरे पास हेल्प माँगने के लिए आएँ। मतलब हम ऐसे इस तरह से हम काम कर रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर में भी कि लोगों को मुझे ये लगे कि लोगों को मेरी थोड़ी-सी ज़रूरत महसूस हो कि अब इसके पास जाएँ, ये बंदा कुछ काम कर सकता है। ठीक है ना? और मेरा ये ऐसा सिस्टम रहा है कि कभी भी कोई मेरे पास आया, उसको मैंने किसी काम के लिए मना नहीं किया मना कभी नहीं भी। किया। कभी भी मना नहीं किया। कारण क्या था, मैं ये सोचता हूँ कि मेरे पास लोग आ रहे हैं, यही कितनी बड़ी बात है। बहुत बढ़िया। ठीक है ना? एक तो मुझे लोगों की हेल्प की ज़रूरत पड़े, ठीक है ना? एक लोग मेरे पास हेल्प के लिए आ रहे हैं, चल के आ रहे हैं, तो मेरे लिए कितनी उनको सौभाग्य दिख की रहा बात है है। कहीं न कहीं कुछ हाँ, दिख रहा है हमें। मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी इस तरह के लोग हैं, जो किसी न किसी कारणवश किसी न किसी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं या किसी ऐसी प्राकृतिक रूप से किसी ऐसी बीमारी का शिकार हो गए, जिनकी कोई टाँग या हाथ या कोई ऐसा अंग खराब हो गया, ठीक है ना? तो वो ये ना समझें कि हम ज़िंदगी में कुछ कर नहीं सकते, बहुत बढ़िया। ठीक है ना? वो लोग ये समझें कि हमें ऐसा करना है कि लोग हमारे पास आएँ। इस तरह से हम अपने आप को सशक्त बनाएँ कि लोग हमारे पास आएँ, हमसे कुछ माँगे कि हाँ जी, ये आप हमारी हेल्प कर दो। मतलब कमियों को त्याग कर अपने हाँ, व्यक्तित्व को निखारें। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। और उसके लिए एक ही बात है कि आप लोग मेहनत का साथ मत छोड़िए। मैंने जो अभी तक समझा है अपनी ज़िंदगी से कि एजुकेशन ही एक ऐसी चीज़ है, जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकती है। बहुत सारा। और कुछ भी ऐसा नहीं है, आप कितने भी गरीबी में पले हों, अगर आप सही शिक्षा ग्रहण कर जाते हैं, तो वो शिक्षा आपको बहुत ऊँचे लेवल पे लेके जा सकती ज़मीन से उठा सकती है। है। ज़मीन से उठा के आकाश पे पहुँचा सकती है, फर्श से अर्श पे लेके जा सकती है। इसलिए जितने भी मेरे विद्यार्थी हैं, उनको मैं हमेशा यही समझाता हूँ कि मान लिया आपके परिवार वाले गरीब हैं, मान लिया आपके पास संसाधनों की कमी है, लेकिन आप अपनी एजुकेशन से उस सारी कमियों को दूर कर सकते हैं। पूरा कर सकते हैं। ठीक है ना? घर में एक बंदा गवर्नमेंट जॉब वाला हो जाए, तो वो कइयों को रास्ता दिखाता है। ट्रैक बदल जाता है। ठीक है ना? घर का माहौल बदल जाता है। ठीक है ना? तो चाहे ये तो गवर्नमेंट जॉब की मैं बात कर रहा हूँ, वैसे भी अगर आप पढ़े लिखे व्यक्ति हो, तो आपकी कदर होती है हर सही जगह बात पर। है। ठीक है ना? जितने भी मेरे साथी हैं, मैं इससे पहले 3 स्कूलों में रहा, गवर्नमेंट हाई स्कूल लाली में रहा, फिर उसके बाद गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रतिया, जहाँ पे मैं खुद पढ़ा था, और इसके बाद अब मैं गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल रतिया में जॉब कर रहा हूँ, टीचिंग कर रहा हूँ। तो तीनों जगह पर जितने भी मेरे साथी थे, उन्होंने मुझे कुछ दूसरी नज़र से नहीं देखा। ठीक है ना? उन्होंने मेरा हमेशा सहयोग किया, मैंने उनका सहयोग किया आगे बढ़कर। कहीं न ठीक है कहीं ना? कोऑर्डिनेशन था। हाँ, एक बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन स्थापित करने की कोशिश की। ठीक है ना? हर काम को सीखने की ललक है, और उस ललक के कारण काम आ जाता है। अगर हम काम करें तो, सीखना शुरू करें तो सही बात। मुश्किल से मुश्किल काम भी हम कर पाते हैं। ठीक है ना? और कोई भी अगर आप काम करते हो, तो उसके लिए आपको जो वाजिब प्रशंसा है वो ज़रूर मिलती है, चाहे वो कहीं से भी मिले। ना भी मिले तो भी हम खुद ये सोचकर प्रसन्न हो कि हमने ये काम बढ़िया तरीके से किया है। हमारी अंतरात्मा प्रसन्न है, तो सब कुछ प्रसन्न है। सर, इस पूरी जर्नी में कहीं न कहीं आपको कभी ऐसा लगा कि अब नहीं होगा? मतलब कभी निराशा हुई कभी? देखिए, पूरी जर्नी में? मैं ये मानता हूँ कि ऑप्टिमिज़्म तो मेरी जीवन का मूल मंत्र है। आशावाद, आशा का दामन मैंने कभी छोड़ा नहीं। ज़िंदगी में जो कठिनाइयाँ आई, कठिनाइयाँ पढ़ाई में भी बहुत सी आई। पढ़ते हुए एमए किया, बड़ी कठिनाइयाँ आईं, लेकिन उसको पार किया। सबसे बड़ी कठिनाई थी
जब मैंने बीएड का टेस्ट क्लियर किया, बीएड का टेस्ट क्लियर किया, टेस्ट हो गया, एडमिशन हो गया, कॉलेज मिल गया, सीआर कॉलेज ऑफ एजुकेशन। लेकिन मेन बात ये थी कि रोज़ाना मैं हिसार जा तो नहीं सकता, अप डाउन कैसे करें, ठीक है ना। और उसके लिए जैसे मेरे पेरेंट्स की सपोर्ट सदा मेरे साथ रही है। मेरे फादर साहब मुझे उठा के लेके जाते थे बस पे, और जब भी जाना होता था तो उन कठिनाइयों को भी, उस समय को भी बड़ा हंसकर, बड़ा बढ़िया तरीके से, इस उम्मीद के साथ निकाला कि भविष्य अच्छा होगा। अगर भविष्य अच्छा करना है तो पढ़ना पड़ेगा, चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ झेल कर पढ़ना ना पड़े। इसलिए अच्छे भविष्य की सोच और उत्साह जो था, उसने उन कठिनाइयों को पीछे धकेल दिया। कठिनाइयों का मतलब बड़ा नहीं होने दिया कठिनाइयों। मतलब आपने कमियों को नज़रअंदाज करके आपने हमेशा अपने लक्ष्य को सर्वोपरि रखा। यस। इसके अलावा कोई आपके प्रेरणादायक स्रोत हो? देखिए, जितने भी मेरे साथी मेरे साथ इस यात्रा में रहे, खासकर मेरे परिवार वाले, मेरे जो पिताजी जिसने आपका हमेशा मतलब हर पल, चाहे वो आपके पिता ही क्यों ना हो। हाँ जी, मेरे मदर हैं श्रीमती प्रकाश रानी, और मेरे फादर साहब हैं श्री नारायण चंद जी बुलाना, और मेरे ब्रदर हैं प्रिंस बुलाना। इन जितने भी परिवार के मेंबर हैं, उन सभी मेंबर ने मेरी बहुत ज़्यादा इस यहाँ तक पहुँचने में हेल्प की, क्योंकि उनकी सपोर्ट के बिना तो ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं थी, ठीक है ना। जब तक आपको परिवार की सपोर्ट नहीं मिलती, अगर आपके साथ परिवार खड़ा है ना, तो आप मुश्किल से मुश्किल बाधा को भी पार कर जाओगे। और अगर आपका परिवार आपके साथ नहीं है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका परिवार साथ नहीं देता, तो बच्चे भी आगे कैसे बढ़ पाएंगे। तो परिवार का साथ होना ज़रूरी है। तो मेरे पिताजी ने मेरे लिए बहुत कोशिश की, हर जगह पर उन्होंने मेरा साथ दिया, हर मेरे निर्णय के साथ वो खड़े रहे। मैं उन्हें अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मेंटर मानता हूँ, बहुत ठीक है ना। और दूसरा जो मेरा ब्रदर है प्रिंस, जब वो मेरे से छोटा है, सबसे छोटा है हम भाई बहनों में, लेकिन वो भी जैसे एक लक्ष्मण होता है ना भाई, छोटा भाई, वो लक्ष्मण की तरह हमेशा साथ रहता है, है। हमेशा हमेशा, ठीक है ना। तो मतलब हम एक तरह से एक ही हैं दोनों, ठीक है ना। एक ही मानते खुद को। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की। अब भी कहीं आना जाना होता है तो वो हमेशा साथ रहता है, ठीक है ना। तो इसलिए ज़रूरी है कि परिवार साथ हो। परिवार के बिना, तो मैं तो ये मानता हूँ कि अगर परिवार साथ मेरा ना होता तो शायद मैं यहाँ पे ना पहुँचता। वाकई सर, मतलब बहुत आपकी फैमिली में हर एक बंदा आपके लिए आदर्श है। जी, बिल्कुल। तो सर, हमारे आज मतलब जो भी फ्रेंड हैं, जो भी टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, खास करके कोई एचटेट नेट या किसी भी फील्ड में, तो उनको एक आप प्रेरणा दीजिए, मतलब किस तरीके से वो तैयारी करें, किस स्ट्रेटजी को फॉलो करें और किन किन संसाधनों को फॉलो करें। देखिए, आजकल की जो परीक्षाएं हैं ना, वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो गई। कारण क्या है कि आजकल जो संस्थाएं हैं, वो क्या चाहती हैं आपके लिए, वो ये चाहती हैं कि बच्चे को हर तरह की नॉलेज हो, हर तरह का ज्ञान हो। तो इसलिए बच्चे, मतलब आप ये ना सोचें कि मैंने ये एक किताब ले ली, इस किताब के बेस पे मेरी सारी परीक्षा पूरी हो जाएगी, ऐसा नहीं, ठीक है ना। चारों तरफा ज्ञान आपको बिल्कुल आपको हर तरफ से पहले तो आप अपने सिलेबस को देखिए कि आपका सिलेबस क्या है। अपना निशाना अर्जुन की तरह चिड़िया की आंख पे ही रखिए। अपने सिलेबस जो है वो एक तरह से चिड़िया की आंख है, ठीक है ना, उसी पे ही रखिए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटेंडेड वे से करने की कोशिश करें। उसके लिए आप खासकर एनसीईआरटी की किताबें पढ़ें। एनसीईआरटी की बुक्स में बहुत ज़्यादा ज्ञान भरा पड़ा है। हम क्या करते हैं, एनसीईआरटी की बुक्स को कई बार इग्नोर करते हैं, ऐसा ना करें। नहीं, उसमें थ्योरिकल दिया हुआ है ना सारी चीज़ें। हाँ, थ्योरी है, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव आप निकालेंगे वो थ्योरी से ही निकलेंगे। हाँ जी, ठीक है ना, इसलिए थोरोली पढ़ना जरूरी है, ठीक है ना। कई बच्चे क्या समझ करते विकसित हैं, होती है। हाँ, उसमें आपकी एक समझ विकसित होती है। जब आपकी समझ विकसित हो जाएगी ना, फिर आपका ज्ञान पक्का हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए आप उनको पढ़ें। और दूसरी बात यह है कि ग्रुप में पढ़ें। ग्रुप में मान लो किसी की आप कमी अपना एक आपको ग्रुप पता बनाइए, लगी। जैसे 2 3 4 लोगों का, 3 4 बच्चों का एक ग्रुप बनाइए। उस ग्रुप में आप स्टडी कीजिए, उसमें आपको अलग ही मजा आएगा, ठीक है ना। क्योंकि वहां पे आपके 4, जैसे आप 4 बच्चों का ग्रुप है आपका, तो 4 प्रकार का ज्ञान आपके पास इकट्ठा हो जाएगा।
साझा हो जाएगा। At जैसे the हम time. खाना खाने के लिए बैठते हैं, 4 लोग होते हैं, तो 4 टिफ़िन होते हैं, चारों में अलग-अलग सब्जियाँ होती हैं, सही बात। ठीक है ना? तो क्या है, उसका एक अलग ही मज़ा होता है, ठीक है ना? तो इसमें आपको मज़ा भी आएगा तैयारी करने में, और तैयारी भी आपकी बेटर हो पाएगी, बढ़िया हो पाएगी। और दूसरी बात क्या है कि आजकल तो आपके पास ऐसे बड़े सारे साधन हैं ऑनलाइन, बड़े सारे ऐसे चैनल हैं जिनको आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है ना? और चाहे सब्सक्राइब ना भी करो तो भी बड़े सारे टॉपिक आपको फ्री में भी मिल जाते हैं मिल जाते हैं। इंटरनेट पे, ठीक है ना? तो उनकी आप हेल्प ले सकते हो, ठीक है ना? जिन लोगों ने पहले तैयारी की है, अगर आपको कोई स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप हिचकिचाइए मत, उनके पास जाइए, उनसे पूछिए कि हाँ जी ये मटेरियल आपके पास है, ठीक है ना? अगर वो है तो ये मत सोचिए कि मैं जाऊँगा, वो क्या पता मना ना कर दे मेरे को, कोई बात नहीं, मना ही करेगा, कुछ नहीं होता। अब क्या पता वो दे दे, सही क्या बात। पता वो चीज़ इतनी अच्छी हो कि आपकी परीक्षा को पास करवा दे, ठीक है ना? इसलिए मन में हिचक मत रखिए इस बात की कि मैं उसके पास जाऊँगा वो मना कर देगा, नो, कोई दिक्कत नहीं, आप उसके पास जाइए ज़रूर, ठीक है ना? क्योंकि वो भी पढ़ाई के महत्व को समझता होगा, समझता हूँ। वो भी आपकी हेल्प ज़रूर करेगा। इसलिए जितने भी लोग हैं, हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो नेचुरली हम सफल भी हो जाएंगे। मैं और मेरे साथी मान लो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विस की, तो उसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट को ध्यान में रख कर के मान लो, या फिर किसी और सब्जेक्ट को ध्यान में रख कर इंग्लिश की तैयारी कैसे करें? तो इंग्लिश के लिए पहले तो आप मैं तो ये मानता हूँ कि इंग्लिश की तैयारी के लिए आप इंग्लिश न्यूज़पेपर उठाएं, न्यूज़पेपर। आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ें। शुरू में आप ऐसा न्यूज़पेपर पढ़ें जिसकी लैंग्वेज थोड़ी इजी हो, ठीक है ना? धीरे धीरे करके कुछ ऐसे न्यूज़पेपर भी आते हैं जिनकी लैंग्वेज थोड़ी सी टिपिकल है, ठीक है ना? तो धीरे धीरे उनको पढ़ें। अगर आप न्यूज़पेपर अच्छी तरीके से पढ़ने में वेल वर्स्ड हो जाओगे, ठीक है ना? और ग्रामर जो है उसको भी साथ साथ आप वो करें, एक्सपर्टाइज हो जो आप उसमें, नए वर्ड्स आ रहे हैं, मान लो नए vocabulary। वो आपकी वोकैबुलरी इंग्लिश न्यूज़पेपर एनरिच कर देगा, ठीक है ना? इंग्लिश न्यूज़पेपर आप इस तरीके से पढ़िए कि साथ साथ आप नोट करते जाइए, नोटिंग आप करते जाइए, जिस चीज़ का मीनिंग आपको नहीं पता साथ साथ आप देखिए। आजकल तो फ़ोन है आपके पास, तुरंत आप चेक कर सकते हो कि इसका इस वर्ड का मीनिंग क्या है, ठीक है ना? तो धीरे धीरे करके शुरू में आपको न्यूज़पेपर पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे करके आप लोग उसमें वेल वर्स्ड हो जाओगे, फिर आसानी से पढ़ पाओगे आराम से, ठीक है ना? तो उसके लिए थोड़ा ग्रामर पोर्शन को भी देखें, आप लोग न्यूज़पेपर को भी पढ़ें, ठीक है ना? और अगर लिटरेचर का कोई पोर्शन है तो लिटरेचर की भी बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, वो भी आप देखें। अच्छा, लिटरेचर में सर बेस्ट मान लो आपके आदर्श रहे हो कोई फिलोसफर इंग्लिश में खास करके? रॉबर्ट जैसे ब्राउनिंग, शेक्सपियर। रॉबर्ट ब्राउनिंग, अच्छा रॉबर्ट ब्राउनिंग जो था उसको हम ऑप्टिमिस्ट पोइट के रूप में जानते हैं, अच्छा। ठीक है ना? वो एक आशावादी कवि था। वो ये सोचता था कि व्यक्ति को अपना लक्ष्य हमेशा अपनी पहुंच से ऊंचा रखना चाहिए। कारण क्या है, पहुंच से ऊंचा रखेंगे तो ही हम बड़े लक्ष्य को छू पाएंगे, सही बात है। ठीक है ना? तो जितनी हमारी पहुंच होगी वहीं तक रख लेंगे सीमित हो जाएगा तो हमारा जो सफलता है वो सीमित हो जाएगी। इसलिए पहुंच से ऊंचा रखिए, ठीक है ना? मुझे रॉबर्ट ब्राउनिंग ने बहुत प्रभावित किया है, मैंने काफ़ी पढ़ा है रॉबर्ट ब्राउनिंग, एमए में भी था हमारे सिलेबस में, ठीक है ना? तो थ्योरी ऑफ ऑप्टिमिज्म उसकी जो है वो बहुत प्रभावित करती है। सर एक और बात पूछनी है आपसे, मान लो आज के टाइम में आप स्कूल में टीच करते हो, और स्कूल के खास करके टीनेजर्स के बच्चों के लिए कोई मैसेज, खास करके लड़कियों के लिए आज के टाइम के लिए? देखिए आजकल के टाइम में जैसा मैं देख रहा हूँ कि सरकारी स्कूलों में कुछ ऐसे परिवारों के बच्चे आते हैं जो कि जिनकी पृष्ठभूमि गरीब है, वो गरीब हैं। बिल्कुल। उसमें क्या है कि वो लोग अपने बच्चों को भी साथ में काम पे लेके जाते हैं करवाने के लिए, काम करवाने के लिए। और अगर कहीं जाना हो तो कहते हैं कि जैसे हमारे पास आते हैं कि हम लड़के को घर अकेला नहीं छोड़ सकते जी, साथ लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, लेके जाना भी पड़ता है, कई बार ऐसी मजबूरी भी होती है। तो लड़कियों के लिए मैं कहूँगा कि आप इस बात को दिमाग में बिठा लें कि हमें जब भी समय मिले हमने पढ़ना है। बिल्कुल। अगर हम पढ़ाई को छोड़ देंगे तो ये सोचो कि आपकी ज़िंदगी नर्क हो जाएगी। इसलिए आपने अगर नर्क से बचना है
अगर आपने अपने जीवन को ऊंचा उठाना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। पड़ेगा पढ़ाई ही आपकी ज़िंदगी को बदल सकती है और और दूसरा कोई भी मौका चीज़ नहीं बदल सकती, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो जिसे आपसे कोई छीन नहीं सकता। और कोई भी धन दौलत आप कमा लोगे उसको छीन सकता है कोई, लेकिन पढ़ाई कोई आपसे नहीं छीन सकता। इसलिए पढ़ाई ही आपको ऊंचे स्तर पे लेके जाएगी, आपको प्रसिद्धि दिलाएगी। इसलिए पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई आपकी ज़िंदगी बदल देगी। और लड़कियों की पढ़ाई तो आने वाली कई पुश्तों के लिए फ़ायदेमंद हाँ होती जी, है। क्योंकि अगर कहते हैं एक कि मान लड़की लो पढ़ी हाँ लिखी जी, है तो आने वाली जिस परिवार में वो जाएगी उसको भी वो संभालेगी। संवारेगी, उसको भी वो पढ़ा लिखा होने का फ़ायदा उसको भी देगी, और आगे उनकी जो संतान होगी, जनरेशन आएगी। जनरेशन आएगी, उसको भी वो पढ़ाने लिखाने में हेल्प करेगी। बहुत ठीक है ना? इसलिए लड़कियों का पढ़ा लिखा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे लेवल तक सरकार का जो इनिशिएटिव इनिशिएटिव है बेटी पढ़ाओ बचाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बहुत सही है। तो बेटियों को बचाना भी चाहिए और बेटियों को पढ़ाने में भी हेल्प करनी चाहिए। जी सर। जी। सर आज के स्टूडेंट लाइफ में मान लो सोशल मीडिया या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म का किस हद तक सही प्रयोग है और किस हद तक उसका एक प्रयोग नकारात्मक पड़ता है? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि सोशल मीडिया का जो प्रयोग है, आजकल के लोग नकारात्मक ज़्यादा कर रहे हैं, विशेषकर टीनेजर जो Teenagers। बच्चे हैं वो नकारात्मक बहुत ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं। ऐसी साइट्स को वो ओपन कर लेते हैं जो कि उनके लायक नहीं होती, जो उन्हें नहीं देखनी चाहिए। तो पेरेंट्स को इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना चाहिए। पेरेंट्स भी आजकल बच्चे को मोबाइल खरीद के दे देते हैं और ये नहीं देखते कि वो मोबाइल का जुडिशियस यूज़ कर भी रहा है कि नहीं कर रहा, सही प्रयोग कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। उनको ध्यान रखना चाहिए कि मेरे बच्चे ने क्या देखा है, ठीक है ना? तो इसलिए अगर हम सोशल मीडिया का सही प्रयोग करते हैं तो आपके लिए फ़ायदेमंद बहुत है। ये दो धारी तलवार है। दो धारी तलवार है, ठीक है ना? दोनों तरफा। तो अगर इसका नकारात्मक यूज़ करोगे तो ये आपके व्यक्तित्व को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। खत्म कर देगी। समाज के लिए ये हानिकारक है। इसलिए पेरेंट्स को, टीचर्स को, सभी को यही अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि हमें इंटरनेट का सही प्रयोग करें। पेरेंट्स के लिए कोई ऐसा मैसेज दें जिससे कि आने वाली जनरेशन सुधरे बच्चों की लाइफ के रिगार्डिंग। देखिए, मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, तो हमेशा मेरी सोच शिक्षा की तरफ ही होती है। मैं हमेशा पेरेंट्स को, जब भी कोई पीटीएम होती है, उसमें हमेशा यही कहता हूँ कि आप अपने बच्चों की तरफ ध्यान दें। अगर आप अपने बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो ये बच्चे पिछड़े रह जाएंगे। अगर ये पिछड़े रह जाएंगे तो आप सोचो आप ही पिछड़ गए, ठीक है ना? इसलिए क्या है, बच्चे को शिक्षा देने में प्रयास कीजिए। जहाँ तक हो सके बच्चे की शिक्षा रुकनी नहीं चाहिए। उनका जहाँ तक हो सहयोग सके आपको सहयोग करना चाहिए बच्चे को शिक्षित करने में, और उनको अच्छे संस्कार दीजिए। आजकल एक कमी समाज में देखी जा रही है। क्या है कि बच्चे जो हैं वो कई बार माँ बाप के आगे बोलते हैं, कई बार टीचर के आगे बोलते हैं, उत्तेजित हो जाता है। उत्तेजित हो जाते हैं ज़्यादा। तो इसलिए उन बच्चों को नैतिकता सिखानी भी बहुत ज़रूरी है, संस्कार सिखाने बहुत ज़रूरी है। जब तक संस्कार बच्चे को नहीं सिखाए जाएंगे तब तक इस पढ़ाई का भी कोई फ़ायदा नहीं है। जी सर। ठीक है ना? कहते हैं एथिक्स ऐसी चीज़ है, नैतिकता ऐसी चीज़ है, उसकी पहली जो मान लो स्टार्टिंग पहुंच है या स्टार्टिंग जहाँ से वो उत्पन्न होती है वो एक फैमिली है, घर है, परिवार है। बिल्कुल, अगर सबसे वही बड़ा टीचर बच्चे की माता ही होती हाँ है। जी, अगर वहीं से उसका बेस मान लो खराब है, डगमगा रहा है, तो उसका मान लो जहाँ पे वो पहुँचना चाहता है उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, बिल्कुल सही है। बच्चे को नैतिकता सिखाना शुरू से ही ज़रूरी है, शुरू से स्टार्ट। ठीक है ना? बच्चे का जो बचपन होता है, बचपन में ही उसको ऐसे गुण उसमें विकसित करने चाहिए कि आगे जाकर वो जो गुण है वो जन्म गुट्टी का काम करते हैं सही एक है। तरह से, ठीक है ना? वो तो समाज के लिए आदर्श बने। हाँ, और इसके साथ साथ अध्यापकों का आचरण भी नैतिकतापूर्ण होना चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि अध्यापक जो हैं वो बहुत बड़ी प्रेरणा होते हैं बच्चे के लिए, ठीक है ना? अगर अध्यापक खुद ही ऐसा है, मतलब अच्छे कार्यों में संलिप्त नहीं है, ठीक है ना? तो बच्चे फिर क्या उसका अनुसरण करेंगे? वो समाज के लिए, बच्चों के लिए क्या एग्जाम्पल बनेगा? इसलिए अध्यापक को अपने व्यक्तित्व का भी ध्यान रखना चाहिए, अपनी सोच भी हमेशा सकारात्मक रखनी चाहिए, ताकि जो
उसका जीवन भी बच्चों के लिए एक एग्जाम्पल बन वो सके, आदर्श बन पाए आदर्श बच्चों बन के पाए। लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, देखा आपने कि जैसे सर ने अपनी कमियों को न देख करके अपने व्यक्तित्व को देखा और उसको निखारा, उसी प्रकार हम आशा करते हैं कि आप सब भी सर की बताई हुई इन सभी बातों को फॉलो करेंगे। हम सब भी सर की एक एक बातों से प्रभावित हुए हैं। सर, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपने टाइम निकाला हमारे लिए, आपने बहुत अच्छे अच्छे विचार व्यक्त किए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।